साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करूंगा कन्फ्लिक्टिंग जुरिडिक्शन ऑफ एंटी करप्शन वर्सेस मनी लॉन्ड्रिंग। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कानून की नॉलेज नहीं है और जिनको हमें इनलाइटन करना चाहिए वो हमें इनलाइटन करते नहीं हैं और ना हम कानून समझना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हमें चलाया जा रहा है हम चले जा रहे हैं। कोई मुसाफिर हो क्या कि चलना मेरा काम है, मैं मुसाफिर हूँ? नो, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। अभी बहुत लंबा करियर बाकी है और इस तरह से कन्फ्लिक्टिंग जुरिडिक्शन में उलझते गए तो कहीं की नहीं रहोगे। कोई बोलेगा इधर चलो, कोई बोलेगा उधर चलो और उनके कहने पे चल रहे हो तो फिर आप किसी भी रूप में अपने असली व्यक्तित्व को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। जब कोर्ट में खड़े हो तो वहाँ पर इमोशनल नहीं होने का है और ना इमोशनल बातें करनी है। बातें करनी है लॉ की और लॉ पॉइंट की। आज का वीडियो यूनिक क्यों है? क्योंकि मैंने आज डिस्कस करा है एक इम्पॉर्टेंट लॉ को, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यदि आप पीसी एक्ट के मुलजिम हैं और खासकर गवर्न के, और अचानक से मनी लॉन्ड्रिंग की अथॉरिटी प्रकट होकर कहती हैं कि ये व्यक्ति हमें चाहिए, इसकी ट्रायल तो हम करेंगे, तो वहाँ पर ड्यूटीज़ क्या है कोर्ट की, आपके राइट्स क्या हैं और कैसे अपने केस को आप पीसी एक्ट से कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ट्रांसफ़र होने से बचा सकते हैं, और अगर हो भी गया है तो वापस से उसे कैसे लेके आ सकते हैं। तो साथियों, लड़ते रहेंगे तभी हम जो है जीतते रहेंगे। तो घबराएं मत, केवल लॉ पॉइंट को समझें और उसके अनुसरण में जो है कार्य करें। साथियों, जैसा कि मेरी स्टाइल है कि जब भी मैं समझाता हूं तो हमेशा ही प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाता हूं। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस कारण मैंने उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कन्फ्लिक्टिंग जुरिसडिक्शन बिटवीन द पीसी एक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यू गॉट द पॉइंट, एंड PMLA। ये कोई MLA नहीं है, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे टाइम से कन्फ्लिक्ट ये चल रहा है कि ट्रायल जो है किस कोर्ट में की जाएगी। कई बार ऑफेंस पीसी एक्ट के तहत बनता है और PMLA के तहत अथॉरिटी आकर ये कहती है कि केस जो है हमको दे दो ठाकुर। अब पॉइंट इज दैट कि अक्यूज अपने शहर में केस फेस कर रहा है और अब उसे किसी अन्य कोर्ट में जाकर जो है अपना केस, या किसी अन्य कोर्ट में अपने केस को कंटेस्टिंग करने के लिए एक नया एडवोकेट और उसका एक नया स्टाइल, उसका एक नया पैरामीटर, उसका एक नया डेकोरम जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो 5 तरीके से अक्यूज तो गया और साथ ही साथ मॉनेटरी बर्डन जो है उस पर बड़ा वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो एडवोकेट आएंगे वो काफ़ी अलग स्टाइल में अपना वर्कआउट करेंगे, जो कि यूजुअली पीसी एक्ट में करते हैं, उससे काफ़ी अलग। और एक बात आप और समझ लो कि कन्फ्लिक्टिंग जुरिडिक्शन की थ्योरी मैं आज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यदि आप इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या है, क्या दावपेच रखने हैं कि आपको सफलता मिल जाए और आपका केस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो, और ट्रांसफ़र हो भी गया है तो वापस से हम इस केस को PMLA से पीसी एक्ट में लेकर आ जाए। साथियों, सबसे पहले हमें समझने होंगे एक छोटे से मामले के फैक्ट, तभी हम इजीली जो है कंक्लूजन को ड्राइव कर पाएंगे। एक मामला जो है वो CBI ने रजिस्टर्ड करा अगेंस्ट द अक्यूज्ड। क्लियर? अक्यूज से मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट। जब भी मैं अक्यूज्ड वर्ड यूज करूंगा इन कंटेक्स्ट ऑफ पीसी एक्ट या इन कंटेक्स्ट ऑफ PMLA, तो यहां पर अक्यूज से हमारा कंसर्न है पब्लिक सर्वेंट से, जो कि कॉमनली चीज़ है। इस पर आरोप क्या था कि इसके पास काफ़ी पैसा है, जिसको हम कहेंगे वेल्थ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो मनी हो, जो कि इसके नोन सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा थी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके घर वालों के नाम पर थी, तो वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में जो है शामिल थे। इसमें क्राइम जो है रजिस्टर्ड हुआ और अल्टीमेटली चार्जशीट जो है फाइल हुई बिफोर द स्पेशल कोर्ट CBI। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा ही हमारे साथ में होता है। दिक्कत क्या शुरू हुई कि सेक्शन 44 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C, मैं लिख रहा हूँ इसको, आप मेरे साथ साथ जो है नोट करते चलें। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है एक एप्लीकेशन जो है फाइल कर दी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कि इस केस को CBI कोर्ट से, जो स्पेशल कोर्ट है
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, या जिसको हम कहेंगे ईडी कोर्ट, वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र किया जाए। इस मुद्दे को जो है कंसिडर किया गया और अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन ईडी की तरफ से आई थी उसको स्वीकार करते हुए केस को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बात को फिर हायर कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो 3 बातें हमें समझनी होगी जो कि है की फैक्टर या डिसाइडिंग फैक्टर, जो हमें अपने केस में रखनी होगी। जो हम नहीं रखेंगे तो हमें कोई रिजल्ट जो है वो कोर्ट से नहीं मिलना है। ये है अटेंटिव पॉइंट। आप एक साइड में जो है कॉलम बना लें और हैशटैग कर दें उसको इस तरह से, जिसको हम कहेंगे अटेंटिव पॉइंट। इस पॉइंट को जाकर अपने एडवोकेट से आपको डिस्कस भी करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों एक्ट के जो पैरामीटर है उसमें क्या डिफरेंस है, ये हमको समझना है। इसको हमने ले दिया हैशटैग नंबर 1, PMLA वर्सेस PC एक्ट। यहाँ पर एक बात समझें कि जब भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होगा तो ये होगा कंप्लेंट के ऊपर, परिवाद पे, जिसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, सेक्शन 44 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B रीड विथ सेक्शन 45 ऑफ PMLA एक्ट। क्लियर है? जबकि यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है वो है पुलिस रिपोर्ट पर भी और कंप्लेंट पर भी, क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट है PC एक्ट के तहत ये करता है वारंट ट्रायल। क्या करता है जी? वारंट ट्रायल, WT। जबकि जो स्पेशल कोर्ट है PMLA के अंदर ये करता है सेशंस ट्रायल। क्लियर? दोनों के स्कोप जो है वो काफ़ी डिफर हो गए। दोनों ही कोर्ट जो है नोटिफाइड है और इनका जुरिडिक्शन जो है अलग अलग है। कि जो कोर्ट अंडर PMLA है ये डिफर कोर्ट है और जो कोर्ट अंडर PC एक्ट है ये डिफर कोर्ट है, और दोनों ही कोर्ट अपनी अपनी जगह पर जो है नोटिफाइड है। बट एक बात समझनी होगी कि शेड्यूल ऑफेंस जो कि दे रखा है PMLA में, अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इस प्रीव्यू के अंदर ये कंटेंशन दिया रहता है कि इस केस को जो है ट्रांसफ़र कर दो। जबकि इसका विपरीत कंटेंशन जो है दिया गया कि शेड्यूल ऑफेंस अगर इन्वेस्टिगेट कर भी लिया गया है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस केस को ऑटोमेटिकली ईडी को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चूँकि ऑफेंस इन्वेस्टिगेट हुआ है अंडर द PC एक्ट और जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी टोटली डिफर थी फ्रॉम द अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर अंडर PMLA, तो उनका ये कहना था कि जो ये वाली कोर्ट है ये टोटली इनकम्पिटेंट है, ये इनलीगल कोर्ट है अगर इस केस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर कर अग्रिम कार्रवाई जो है वो चलाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंशन हैशटैग नंबर 2 में जो है हमको दिमाग में रखना है कि सेक्शन 44 और सेक्शन 71 वर्सेस सेक्शन 3 सेक्शन 4 ऑफ द PC एक्ट। क्योंकि एक बात आप समझ लो कि इस पर काफ़ी इंटरप्रिटेशन जो है हो चुका है और ये कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट जो कि सेक्शन 43 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपना पावर एक्सरसाइज करेगा, ये किसी भी रूप में कम्पिटेंट नहीं है टू ट्राई द ऑफेंस अंडर द PC एक्ट। और जो ट्रायल है उसके लिए स्पेशल जज ही कम्पिटेंट है जिसको सेक्शन 3 PC एक्ट में जो है अपॉइंट किया जाता है। तो अगर किसी मामले में ऐसी स्थितियां दिखती भी हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है बट उसका इन्वेस्टिगेशन PC एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, तो किसी भी रूप में उसको PC एक्ट से परे जाकर एक नई कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करके या उससे क्लब इन करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी ट्रायल नहीं की जा सकती। और एक बात आप समझ लें कि जो ट्रायल है शेड्यूल ऑफेंस की अंडर द PC एक्ट हैज़ टू बी डन बाय द स्पेशल कोर्ट, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में जो कंसर्न कोर्ट है साइमल्टेनियसली उसको ट्रायल तब करेगा जब दोनों मैटर आपस में मिलते हुए होंगे। पर जब मिलते हुए नहीं हैं या उनकी जांचें ही अलग अलग तरीके से हो रही है एंड फ्रॉम द इंसेप्शन इट वाज नॉट इंटेंटेड कि उसकी ट्रायल या उसकी फर्दर कार्रवाइयाँ जो है वो PMLA के तहत की जाए या उसके प्रोटोकॉल से की जाए, तो वहाँ पर इस तरह की प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफ़र करना या उसके लिए प्रयासरत रहना या ऐसी अर्जियों को अलाउ करना अपने आप में ही इलीगल है। शेड्यूल ऑफेंस से
कन्फ्लिक्टिंग जुरिडिक्शंस को पैदा करना ही अपने आप में एक मिसकंसेप्शन है जो कि यहाँ पर किया गया। ये पॉइंट भी जो है काफ़ी हद तक वहाँ पर रेस किया गया। और तीसरी बात है कि जो स्पेशल कोड है PMLA में, इट इज़ नॉट द PC एक्ट कोड, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है ओनली, जो यहाँ पर नहीं है। ओनली मीन्स द ओनली कोड विच कुड ट्राई द ऑफेंस अंडर द PC एक्ट, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो सेक्शन 71 का ओवरराइडिंग इफेक्ट लेके किसी भी रूप में PMLA ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसके ऊपर जाके सर्वाइव कर पाऊंगा। क्लियर है? तो ये 3 हैशटैग पॉइंट थे जो कि कंसिडर कराए गए कोर्ट के सामने जो है रखे गए। फिर कोर्ट ने जो है सेक्शन 44 को रीड करा, सेक्शन 71 को रीड करा, सेक्शन 43 को रीड करा, सेक्शन 3 और 4 PC एक्ट को रीड करा। और इन सब पर्सपेक्टिव में अब कोर्ट का क्या व्यू है ये हमको अब जो है समझना है। आप यहाँ पर इस वीडियो को जो है पॉज कर दें और एक कॉपी और एक पेन जो है लेके बैठें, जो आप लेके नहीं बैठते हो। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप मेरी वीडियो को एक ऑर्डिनरी वीडियो के रूप में कंसिडर करते हो, जबकि मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ये ना वकील आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ना कोई आपको बताने वाला है। और अगर आप इन्हें कंसिडर कर लोगे, समझ लोगे, देन यू विल गेट अ सक्सेस इन योर कंटेंशंस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। जंग जीतनी है तो इमोशन से नहीं, आपको आर्गूमेंट से जो है लड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जजमेंट का पैरा नंबर 26 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जजमेंट का नाम भी जो है आपको डिस्क्लोज करूँगा ताकि आप उसको पढ़ के देख लेना कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं उसमें रखे गए थे और किस तरह से कन्फ्लिक्ट जुडिक्शंस को जो है रिजॉल्व किया गया। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्पेशल कोड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वॉज फॉर द स्पीडी ट्रायल। क्लियर है? ये कोर्ट का इंटरप्रिटेशन अब शुरू हो गया। मैं इसको जो है रीड आउट भी कर रहा हूँ और आपको जो है समझा भी रहा हूँ, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। It was held that merely because a complaint was filed before a special court with regard to money laundering, it cannot be stated that the case investigated by the CBI with regard to aforesaid crime also has to be tried by the special court under the Act. Hence, in as much as offence of money laundering was not charged by CBI, the proceeding before CBI cannot be transferred on the mere fact that the aforesaid offence was the basis of money laundering. क्लियर है कि उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन जब नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र भी जो है वो गलत है। और उसके बाद वापस से कोर्ट ने जो है स्कोप डिस्कस किया पैरा 27, पैरा नंबर 28 में, पैरा नंबर 29 में, और अल्टीमेटली जो कंसिडर रिविजन थी उसको अलाउ कर दिया गया। अब आते हैं जजमेंट के नाम के ऊपर। वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप पढ़ के देखो, आप पढ़ते नहीं हो फिर आप जो है दुख पाते हो। इसका नाम है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस स्टेट। हालांकि जो पब्लिकेशन है वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से है, पर हम यहाँ लेके चलते हैं स्टेट। क्लियर है? और जजमेंट जो है ये केरला हाईकोर्ट का, इसको आप ज़रूर पढ़ना, और जितना पढ़ोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही अपने केस को आप अच्छे रूप से लड़ पाओगे। और यही मेरी ईश्वर से मनोकामना है कि आप अपने केस को इफेक्टिवली फाइट करो, उसको जीतो और लीगल पॉइंट से लड़ो। और एक बात समझ लेना, रिवेंज वर्सेस रेप एक कंसेप्ट चला आता है जब हम मैट्रिमोनियल लॉ को पढ़ते हैं। तो वास्तव में ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ बात की बात है, बट रिवेंज थ्योरी खतरनाक होती है। तो हमें रिवेंज थ्योरी पे नहीं, हमें कन्फ्लिक्टिंग थ्योरी पे नहीं, बट हमें उस थ्योरी पे काम करना है जो हमें रिलीफ जो है कोर्ट से दिलाते हैं। और इसके लिए जो होगा हम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।